तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट है ना इज 256 ग्राम पर मोल एंड द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.40 केल्विन। यानी कि अगर बात की जाएगी, यहाँ ये बोल रहा है कि हमारे पास में डेल्टा टी एफ जो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना दे रखा है 0.40 केल्विन दे रखा है। अगर मास ऑफ सोल्यूट बोले तो मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास में 1 ग्राम है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट बोले तो वो हमारे पास में 50 ग्राम है। ठीक है। और बोलेगा कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो दे रखा है इन्होंने 256 दे रखा है ग्राम पर मोल दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि उस सॉल्वेंट का KF कितना होगा। ये किसका है? सॉल्वेंट का। आपको पता है कि हर सॉल्वेंट का जो हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो उसी तरह से इस सॉल्वेंट जो है वो एक अननोन सॉल्वेंट है, उसका हमारा जो KF है वो कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, अगर KF निकल जाता है तो उसके बाद में हम चाहें तो अगर उसकी हमारे पास में हीट वगैरह हो तो हम उसके बाद में उसके बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक आएगा, हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। अब फॉर्मूला तो हमें पता है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी WA अपॉन MA, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 अपॉन WB। हमें निकालना है KF निकालना है, तो डेल्टा TF इंटू MA मोलर मास, WB अपॉन में आएगा WA इंटू में आएगा 1000। तो देखो बच्चों क्या बनेगा हमारा, डेल्टा TF दे रखा था 0.40, MA हमारे पास में था 256। ठीक है, WB हमारे पास में आएगा 50 ग्राम, WA जो है हमारे पास में कितना है 1 ग्राम एंड 1000। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग हमारे पास में KF निकल के आता है 5.12 के समथिंग आता है, 5.12 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हमारा क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है और उसकी हाफ लाइफ दे रखी है। ठीक है, रिएक्शन हो रही है हमारे पास में R से P बन रहा है, T हाफ इज रिलेटेड टू A नोट है ना, A नोट के रेस्पेक्ट में आपको दिया गया है एज गिवन इन टेबल, बता रहा है हमारे पास में log 2 की वैल्यू दे रखी है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ है कि नहीं है। अगर हम A नोट को 1m करते हैं तो T हाफ 1m के लिए हमारे पास में 200 अंडर रूट 10 मिनट होगा या नहीं होगा, है ना। फिर बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज टू 1 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.5। देखो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो कंसंट्रेशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप लोग ध्यान, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। फिर हम बात करें कि T हाफ इज 800 मिनट फॉर A नोट 1.6। ठीक है, तो हम एक बार अगर इसका ऑर्डर निकालने है ना T हाफ के थ्रू, तो एक बार हमारे पास में सबसे पहला वाला हम चेक करते हैं, हम ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। आइए देखो, आप बच्चों को पता है कि ये अगर हम को देखें तो यहाँ पर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करने के साथ में T हाफ भी चेंज हो रहा है। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है, यहाँ से हटा दो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है हमारी वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है। तो ये कोई nth ऑर्डर रिएक्शन है और nth ऑर्डर रिएक्शन में हमारा 0 ऑर्डर से लेकर किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जनरल फॉर्मूला जानते हो कि जो T हाफ होता है
हाफ लाइफ जो होती है हमारी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 का इसका क्या होता है, रिलेशन होता है, जहां पर हमारा n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम सोल्व करते हैं कि पहले ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ज़रा देखें यहाँ पे हम, तो हमें दिख रहा है कि हमने एक काम करते हैं कि ये हमने 1 एंड ये हमने 2 ले लिया है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, T2/T1 कर लिया हमने इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास में T2/T1 कर लिया हमने, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना। ठीक है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर A1/A2 की पावर क्या आएगी हमारी n-1। ठीक है, T2/T1, देखो T यहाँ पे जो है हमारा, मैंने कंसिडर यहाँ पे क्या कर रखा है, हाफ लाइफ। ठीक है, हाँ, तो देखिए जरा अपने पास में T2 कितना है। ठीक है, तो T2 एंड T1 की वैल्यू रख के देखते हैं अपने पास में। अगर T2 का देखा जाए तो ये हमारे पास में है 100 अपॉन 200 एंड T2 के साथ में 0.025 एंड 0.100। तो अगर हम बात करें A1 जो है हमारे पास में, ठीक है, A1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.10, 0.100 एंड 0.025 की पावर क्या हो गई हमारे पास में n-1। ये हो गया हमारे पास में हाफ। ये हमारे पास में हो रहा है सोल्व कितना, 4 हो रहा है की पावर n-1। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से कर दूं, ठीक है, कि 4 की पावर में n ही रहने दूं। ठीक है, और मैंने इसको बना दिया हमारे पास में 1/2 की पावर, हमने क्या बना दिया यहाँ पर, की पावर हमने यहाँ पर 1 कर दिया। या आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको log भी ले सकते हो, कभी आपको ऐसा ऑर्डर निकालने में कॉम्प्लिकेशन आ जाए। वैसे डायरेक्ट मेथड से भी निकल रहा है आपका। ठीक है, ये तो आप एक काम करो, दोनों तरफ से log ले लो, log 1/2 log 4 n की पावर -1। ठीक है, और जब आप इसको करोगे तो ये आएगा हमारे पास में -log 2, भाई 1 तो 0 हो जाएगा हमारे पास में, n-1 log 4 आ जाएगा हमारा, ये होगा 0.3010, n-1 ये होगा हमारा 0.6020। अगर इन दोनों काटते हैं तो अपन ये होगा -1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा n-1 2 -1 2n-2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम -2 को इधर भेज देंगे तो 2n इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हुआ, तो n इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आएगा, हाफ। यानी जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा था कि जो हमारे पास में ये हाफ है ऑर्डर, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है ना, ये स्टेटमेंट इसका एकदम सही आ रहा है। ठीक है, चलिए हो गया। तो अब इस तरह से हमने इसका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को जो करेक्ट किया है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड को चेक करते हैं कि स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ से मैं इस सबको हटा देता हूँ वापस से। स्टेटमेंट नंबर सेकंड हमारा बोल रहा है कि अगर a0 को हम 1m कर दें तो टी ऑफ जो है हमारा वो 1m के लिए कितना हो जाएगा, 200/10 हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से हम कोई भी एक कंसंट्रेशन को ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बिहाफ पे अपन क्या करेंगे, उसकी जो इनको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या सच में हमारा टी हाफ इतना आ पाता है या नहीं आ पाता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं 1 वाले स्टेटमेंट को ले लेता हूँ, आप 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वाले को ले लिया तो मैंने ये मान लिया कि मेरा T1 है। ठीक है, अब और T2 मैंने मान लिया कि जो मुझे निकालना है वो निकल के आना कितना चाहिए, हमारा 200/10 होना चाहिए। ठीक है, A1 में मान रहा हूँ यहाँ पर यही हमारा 0.1 ले लेंगे। ठीक है, 0.100 तब ले रहे थे क्योंकि जब हमारे पास में 0.025 होता है, ठीक है, तो पॉइंट का में 3 डिजिट होती तो हमें 0.100 भी करना पड़ता है, बट अब हम जनरली 0.1 को ही लेते हैं अगर वो होता है। जो कि देखो आप, ये बेसिक सी चीज़ है, मैथमेटिकल है। ठीक है, हरी बस हम
तो अगर पॉइंट का में जितनी डिजिट होती तो उनको कैलकुलेशन करना होता तब हम उसको सोल्व करते हैं डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, हाँ। और देखें तो हम A2 को जो कंसिडर करेंगे वो इन्होंने कितना दिया हुआ है, 1m दे रखा है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला वही हमारा कि T½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AN-1, ये हमारे पास में होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में अगर देखा जाए, ठीक है, AN-1 करने की ज़रूरत भी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास में हाफ ऑर्डर रिएक्शन आ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे कि जैसे दोनों ही तरफ, तो जैसे हमारे पास में n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारे पास में हाफ आ चुकी है, तो T½ जो होगा हमारे पास में उसी फॉर्मूले से AN-1 करेंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा कि हमारा जब n की वैल्यू को रख देंगे तो T½ जो होगा, हाफ लाइफ जो होगी हमारी, वो a की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बस वही करेंगे हम, T2/T1, तो ये क्या आएगा हमारा, A2/A1 की पावर क्या आएगी हमारी, हाफ आ जाएगी। T2 को फाइंड करना है, T1 हमने जो कंसिडर किया है वो हमने कितना लिया है, T1 को लिया है हमने 200, A1 को हमने लिया है 0.1, ठीक है, 0.1, और उसको लिया हमने 1m, है ना, ये हमने 1m कंसिडर किया है, 1m, पावर कितनी आ गई हमारे पास में, हाफ हो गई, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो देखो आंसर तो मैच हो रहा है हमारे पास में कि जो इसकी हाफ लाइफ जो निकल के आ रही है वो कितना हो रहा है हमारा, 200/10 हो रहा है। ठीक है, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही है। ठीक है, आगे बस हम सिमिलरली हमें वापस थर्ड स्टेटमेंट को भी चेक करना है, क्योंकि वैसा ही दे रखा है, एग्जैक्टली सेम दे रखा है। तो इस बार हमारे पास में ये हमारा क्या हो जाएगा, T2 हमें फाइंड करना, चेक करना, बस मुझे इसको 0.6 करना। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर हमने 210 दिया और यहाँ मैंने ले लिया है 1.6 ले लिया, वो तो हमारा 0.1 था। तो ये हो गया हमारा 16 की पावर हाफ डिवाइड बाय 200, तो ये हो जाएगा हमारा T2 200 4, T2 4 इंटू 200 कितना हो गया हमारा 800। ठीक है, तो जो बोल रहा है ये स्टेटमेंट भी हमारा सही आ रहा है। ठीक है, यानी A B एंड D सही ऑप्शन है इसका। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। आइस एंड वाटर आर प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm एंड टेम्परेचर 273.15 Kelvin. If pressure of system is increased 2 times, keeping temperature constant, then identify correct observation from following. क्या क्या बोल रहा है, सॉलिड फेज डिसअपियर हो जाती कंप्लीटली, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीज, लिक्विड फेज डिसअपियर कंप्लीटली एंड द अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीज। अब सोचो अगर प्रेशर को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से आप लोग जानते हो कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है हमारा, है ना, वो क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, होता है ना। ठीक है, तो हमने प्रेशर जब इंक्रीज किया है तो उससे उसका क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो आइस का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो उस टेम्परेचर पर तो मेल्ट नहीं होगी ना, उस टेम्परेचर पर तो सॉलिडिफाई नहीं होगी। ठीक है, तो वो उस पर तो मेल्ट हो जाएगी, तो वो हमारा क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ आइस क्या होगा हमारा, डिक्रीज, क्योंकि दोनों को एक साथ ले रखा हमने। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ आइस हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर डिक्रीज होगा। हाँ, एक सर्टेन टाइम ऐसा भी आएगा कि जो सॉलिड फेस आइस की वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, बट 2 टाइम बढ़ाने से फर्क इतना आएगा कि नहीं आएगा, ये हम उस कंडीशन में नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा हमारा, द अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीज। ठीक है, देखो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbit
orbitals described by three quantum number will have same energy in absence of electric and magnetic field। देखो ये आपका n+l रूल से लिया गया है, आपको बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। ठीक है, तो n+l करो, n+l कितना हुआ 1, n+l कितना हुआ 2, n+l कितना हुआ 3, n+l कितना हुआ 5, n+l कितना हुआ 5। ये करना है, तो सेम एनर्जी वाले तो बताने थे, तो हमारा यहाँ पे डी एंड ये क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा ई, तो डी एंड ई इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 11 के केमिक आयनिक इक्विलिब्रियम से यानी कि इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से ही लिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक वीक एसिड है हमारा, मोनोबेसिक एसिड है H हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, व्हिच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ pH माइनस pK। अच्छा अगर हमारा HA है ना, तो अगर हमारा HA है तो वो हमारा क्या बना के देगा H+N A माइनस बना के देगा। इनिशियली 1 होगा, ये होगा 0, ये होगा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 माइनस एक्स, ये हो गया हमारे पास में x, ये हो गया हमारे पास में x आ गया। कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो C होगा, C होगा, C होगा। इसका अगर हम Ka निकाल देते हैं तो ये क्या आएगा हमारा Cx मल्टीप्लाई में Cx स्क्वायर C 1 माइनस x हमारा ये हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि इसने ऐसा बोला नहीं है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत कम है, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, और अगर मैं देखूँ तो इसका एक्सप्रेशन जो बनेगा के ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा सी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। सो पी के ए जो होगा हमारा, पी के ए जो होगा हमारा वो होगा हमारा माइनस लॉग सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स हमारा इसका पी के हो जाएगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूं कि log cx, ठीक है, मैंने इसको cx मल्टीप्लाई में x अपॉन 1 माइनस एक्स कर दे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा माइनस का log cx। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस में होता है हमारा, तो वापस क्या बनेगा माइनस हो जाएगा, माइनस का log x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये अभी सब काम आने वाला है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये मैंने इतना सोल्व कर दिया। अगर pH के बारे में बात करें तो pH हमारे पास में क्या होगा, pH होगा हमारा CX होगा, CX ही होगा हमारा pH तो। ठीक है, नहीं H+N की कंसंट्रेशन कितनी होगी हमारी CX होगी, तो pH हमारे पास में कितना होगा माइनस का log ऑफ H+N इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का log ऑफ CX होगा। अब इन्होंने जो पूछा हुआ है कि pH माइनस pKa, pH माइनस pKa कितना होगा, तो देखो pH हमारे पास में कितना माइनस का log CX है, माइनस हमें करना है ये पूरी वैल्यू जो मैंने यहाँ बनाई है, अगर इसको माइनस में करेंगे तो पूरा प्लस हो जाएगा हमारा log CX प्लस का क्या होगा हमारा log x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये गया हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी log x अपॉन 1 माइनस एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 11 के मोल कंसेप्ट के कंसंट्रेशन टर्म से लिया हुआ है, जहाँ पे मोलारिटी एंड जो मास परसेंटेज जो होता है उसका रिलेशन जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वहां से आया हुआ है। क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका 70% मास बाय मास कंसंट्रेशन है। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, उसकी मोलारिटी हमारे पास में पूछी गई है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 1.25, मोलर मास ऑफ एसिड दे रखा है आपको 70। सीधा सा फॉर्मूला होता है हमारा m इज इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम ए, जहाँ पे x हमारा क्या होगा मास परसेंट, d हमारा क्या होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m हमारा क्या होगा मोलर मास। जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या आता है 10, 70 से 70 गया हमारा, तो क्या बचेगा हमारा 12.5 इंटू नहीं 12.5 आएगा मोलारिटी, बट इन्होंने 10⁻⁻11 लिया तो 125 m हो जाएगा। ठीक है, तो 125 इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्लास 12 के जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहां से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दे रखा है
जिसमें उसकी हमें दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है और यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन का रूट दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ फॉर द हायर कंसंट्रेशन KCl, हायर कंसंट्रेशन किसकी है, इस वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा है KCl, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज 100 ओम। इसका कितना हमारे पास में 100 ओम इसका क्या है रेजिस्टेंस है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, क्योंकि ये सेल होगा ना, सेल कांस्टेंट तो एक ही होगा इनका, विद द डाइल्यूट, इसका आपको ओम में पूछा गया है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अगर आप लोग जानते हो कि जो हमारा कंडक्टिविटी जो होती है वो हमारा कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट के क्या होती है मल्टीप्लिकेशन का, मतलब प्रोडक्ट होता है उसका। तो आप ये भी जानते हो कि जो हमारा कंडक्टिविटी होती है वो हमारा 1/r होता है, ये हमारा क्या हो गया सेल कांस्टेंट हो गया। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेटेड अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा कंडक्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डाइल्यूट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी निकालनी है जो हमें दे नहीं रखी है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है लेमडा एम इज इक्वल टू, है ना, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन में क्या आता है हमारा मोलारिटी, यानी एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास में लेमडा एम इनटू में, इसको मैं कंसंट्रेशन मान लेते हैं, ठीक है, इनटू सी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000। होता कप्पा है लेकिन लिखने में सही सा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। हाँ, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन चुका है, इसको हमने ये फॉर्मूला बन चुका है। अब इसको हमें क्या रखना है कि ये कंडक्टिविटी हमारे पास में है ना, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो जैसे देखा जाए तो ये हो गया ना, ये लेमडा एम इंटू सी अपॉन 1000। तो 1000 से 1000 तो इन दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमने एक अलग से फॉर्मूला बना दिया इसके लिए। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास में यही आएगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेटेड में क्या आएगा हमारा लेमडा एम ऑफ कंसंट्रेटेड, लेमडा एम ऑफ कंसंट्रेटेड कितना है हमारे पास में 100 दे रखा है इनटू में कंसंट्रेशन। अब देखो यहां पर हमें कंसंट्रेशन का रूट दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0.15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सही है। ठीक है, अपॉन में हमारे पास में क्या आएगा कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट, तो डाइल्यूट का कंडक्टिविटी हमारे पास में लेमडा एम है ना, लेमडा एम है ना, कितना हो जाएगा हमारा 150 इनटू में हमारे पास में क्या आएगा इसका 0.1 आ जाएगा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में इसका बन चुका है। आर ऑफ डाइल्यूट आपको निकालना है और आर ऑफ कंसंट्रेशन आपको 100 ओम दे रखा था। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आर डी जो आएगा डाइल्यूट का वो आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा और कितना होगा 150 ओम। ठीक है, 150 होगा ओनली, ओम तो लिखे हुए हैं ना। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को जो दिया गया है वो हमारे थर्मोडायनेमिक्स से लिया हुआ है। क्या बोल रहा है द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच नॉट, जो हमारा सिंबल होता है, ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, आर 220 एंड 250 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो इनको फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर रिएक्शन कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, एंड एच एफ नोट है ना, एच एफ नोट, हाँ ठीक है सही है, एंड एच एफ नोट फॉर H2O इज -242 किलोजूल per mole at the same temperature. The average bond enthalpy of OH bond in water at 298 Kelvin is कितना होगा हमारा। ठीक है, ये पूछा गया। तो देखो हमें जो वाटर मिलता है वो हमें कैसे मिलता है, वो हमें मिलता है इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें वाटर मिलता है, ये हमारा पूरा गैसेस वाटर है। अगर मैं इसका आपको ये बोलूँ कि इसका फॉर्मेशन, ये तो मैंने फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखी हुई है, तो डेल्टा एच एफ क्या होगा हमारा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये होगा हमारे पास में। और अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट देखा जाए तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इन दोनों की आ जाएगी हमारे पास में, जो कि यहाँ पे दे भी रखी है आपको, देखो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी इनकी गिवन भी है। ठीक है, तो इन दोनों की हमारे पास में बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में बॉन्ड एंथैल्पी
जैसे अगर देखा जाए कि एक हाइड्रोजन बनाने के लिए हमारे पास में बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 220 है, तो दो की कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है, दो की हमारे पास में कितनी होगी, 440 प्लस, ठीक है, हाफ O2, देखो हाफ O2 का मतलब क्या हुआ हमारा, O ही हुआ, एंड H2 यानी क्या हुआ हमारा, 2H हुआ, है ना, जो कि 2H हमारे पास में चाहिए था, हमने कर लिया था, ठीक है, एंड हाफ O2 एक ऑक्सीजन का दे रखा है, एज इट इज रख दो आप, 250 हो गया, माइनस हम बॉन्ड एंथैल्पी करेंगे, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, है ना, OH बॉन्ड, ठीक है, तो OH बॉन्ड का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बस ऐसा समझो, आप ही उलझ जाओगे ना, देखो ये H2 है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती, ये होती ना, तो इसके अंदर OH बॉन्ड हमारे पास में, OH बॉन्ड हमारे पास में कितना, एक एंड दो OH बॉन्ड है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, 2 OH बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो हमें OH बॉन्ड की एंथैल्पी निकालनी है, और इसका फॉर्मेशन हमें दे रखा है, इसका फॉर्मेशन हमें H2 का दे रखा है, ये रहा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस का 242 किलो जूल पर मोल। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने बॉन्ड एंथैल्पी तो निकल के आएगी, वो आएगी 466 आएगी, तो आंसर क्या होगा इसका, 466। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 11th के मोल कंसेप्ट से लिया गया है, ठीक है, इसमें हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसमें हमारा कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, लेकिन जब सम करेंगे तो ये 100% नहीं होता है, तो जब हम डेटा देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी दे रखा है, यानी इसमें रिमेनिंग पार्ट जो होगा हमारा ऑक्सीजन होगा, तो हमें इसका क्या बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बताना है, ठीक है, तो कार्बन का दे रखा हमारे कितना 14.5, क्लोरीन का दे रखा हमें कितना 64.46, ठीक है, और हाइड्रोजन का हमें दे रखा है 1.8, एंड ऑक्सीजन का दे रखा है, एंड ऑक्सीजन का जो होगा हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा 19.24, इनको इनके मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास में, ये लगभग हमारे पास में आंसर आएगा 1.2, 1.5, 1.5, सॉरी 1.2, 1.8, 1.8, 1.8 एंड 1.2, ये तो आ गया हमारे पास में। अब हम इसका सबसे छोटे वाले पार्ट को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 आएगा हमारे पास में, ठीक है, 1.8 अपन 1.2 करेंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा, 1.8 अपन 1.2 करेंगे कितना आएगा 1.5 आएगा, 1.2 अपन 1.2 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। जब भी आपको होता है कि 0.5 होता है तो आप उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया करो, तो 2 3 3 2 आएगा, तो यानी फॉर्मूला बन गया हमारे पास में C2 Cl3 H3O2, और जब आप इसका निकालोगे फॉर्मूला मास निकालोगे तो आएगा 165.5, है ना, और इन्होंने 10 की पावर दे रखी है हमें -1, तो अगर हम इसको लिखेंगे 165 नहीं 1655 पॉइंट माइनस का 10 हुआ -1 हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा, जिसमें ये वाला आंसर इसका सही होगा, यानी 1655। ओके।